झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाबूलाल फोबिया हो गया है। यानी बाबूलाल जी का डर उनको सोते जागते खाते पीते हर समय उनको बाबूलाल जी ही सपने में और यथार्थ में नजर आते हैं। जिस व्यक्ति ने आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व कहा था कि हम बाबूलाल जी को प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनने देंगे, आज वो सत्ता पक्ष के नेता के पद पर बने रहने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाबूलाल फोबिया हो गया है। यानी बाबूलाल जी का डर उनको सोते जागते खाते पीते हर समय उनको बाबूलाल जी ही सपने में और यथार्थ में नजर आते हैं और इसलिए येन केन प्रक्रेन उनको वो परेशान करके रखना चाहते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि ऐसे परेशानियों से हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कतई नहीं डरने वाले। देखिए, सबसे पहले आप आज का देखें, बदलते घटनाक्रम में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का टॉप लीडरशिप है, सरकार के जो सत्ता के शीर्ष में बैठे हुक्मरान हैं, वो बाबूलाल जी से हम ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से भयभीत है। इसलिए उनको इतने 2.5 वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद आज तक ना तो भाजपा के विधायक के रूप में मान्यता दी गई और न ही उनको आज तक विधायक दल के नेता, तो हम लोगों ने उन्हें चुना, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने का ये साहस नहीं जुटा पाए। और इसके पीछे एक और वजह है, बाबूलाल जी का डर अगर 95% इनके सर पे है तो 5% इन्हें डर नॉन ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देने का है। विपक्ष के नेता नहीं होने के कारण लोकायुक्त जैसी संस्थाएं में नियुक्ति नहीं हो पाई है, सूचना आयोग में नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो ये सरकार ट्रांसपेरेंसी से भागती है और बाबूलाल फोबिया से ग्रसित है। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब जेवीएम का मर्जर हो रहा था बीजेपी में, तो उस मर्जर को बजाबता स्वीकृति दी थी। जेवीएम के सिंबल को फ्रीज कर लिया गया था और जेवीएम का अस्तित्व समाप्त हो गया था और पूरी पार्टी का मर्जर जो है उस समय भारतीय जनता पार्टी में हो गया था। पिछले राज्यसभा का चुनाव जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी भी लड़ रहे थे, उस समय इलेक्शन कमीशन ने जो एक लिस्ट भेजा था, वोटर लिस्ट, बाबूलाल जी को भाजपा के विधायक के रूप में सूचीबद्ध किया था और बाबूलाल जी ने भाजपा के विधायक के तौर पर उस समय वोटिंग भी किया। स्टेट को उस समय कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन स्पीकर के न्यायाधिकरण की अगर आप बात करें तो जिस समय स्पीकर के न्यायाधिकरण में अपने जो कहते हैं ब्रीफ को एक्सीड किया, अपना जो इनका दायरा था उसको एक्सीड किया, क्योंकि सुओ मोटो स्वतः संज्ञान कॉग्निजेंस लेने का अधिकार स्पीकर को नहीं था, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी के मर्जर को इन्होंने दल बदल की संज्ञा दी और दल बदल दिखाते हुए जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से स्वतः संज्ञान लिया। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, आपको अच्छे से याद होगा। 17 जुलाई 2020 को एक सार्वजनिक सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मैं तिथि रिपीट कर रहा हूं, 17 जुलाई 2020 को सीएम साहब ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता के पद के लिए तरस जाएगी और उस समय यह मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में था। आश्चर्यजनक रूप से स्पीकर ने इस पर कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायाधिकरण के फैसले को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस समय भी हम लोगों ने कड़ी आपत्ति की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आज वही हो रहा है जो 17 जुलाई 2020 को हेमंत सोरेन ने कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी को हम विपक्ष के नेता का जो पद है वो नहीं स्वीकार करने देंगे। लेकिन समय का चक्र देखिए, जिस व्यक्ति ने आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व कहा था कि हम बाबूलाल जी को प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनने देंगे, आज वो सत्ता पक्ष के नेता के पद पर बने रहने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं और ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि वो डुबती नाव पर सवार है जो कभी भी डूब सकता है। देखिए, हाईकोर्ट ने केस नंबर 3687/2020 3687/2020 को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि स्पीकर को स्वतः संज्ञान लेकर बाबूलाल मरांडी जी पर दल बदल के कानून को चलाने का, ये मामला चलाने का हक नहीं है और उन्होंने स्पीकर के इस आदेश को हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया था। नॉर्मली अदालतें जो विधानसभा हैं उनके कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना था और कहा था कि ये न्याय नहीं हो रहा बाबूलाल जी के साथ और स्वतः संज्ञान लेने का
अधिकार स्पीकर को नहीं है। उसके बाद सरकार ने तुरंत सत्ता पक्ष के 2-3 विधायकों से बाबूलाल जी के खिलाफ कंप्लेन कराया ताकि स्वतः संज्ञान का मामला किनारे हो सके। उस समय ये भूल गए थे कि जो समय सीमा होती है जिसके भीतर इस याचिका को दायर किया जाता है वो ये पार कर चुके थे। लेकिन फिर भी स्पीकर के न्यायाधिकरण में यह मामला चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 17 जुलाई 2020 को कहा ही था कि जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को प्रतिपक्ष के पद के लिए, नेता के पद के लिए तरसा देगा। और देखिए, सबसे आश्चर्यजनक बात कि हमारे माननीय विधायक समरी लाल जी और हमारे कुछ अन्य विधायकों ने कंप्लेन किया था प्रदीप यादव की सदस्यता के बारे में, बंधु तिर्की की सदस्यता के बारे में। वो मामला ठंडे बस्ते में स्पीकर के यहाँ, जबकि दोनों में समान रूप से बाबूलाल जी के जेवीएम ने इन दोनों विधायकों को एक्सपेल कर दिया था, उसके बाद मर्जर हुआ था। तो उसके बावजूद इनके दल बदल का मामला, जबकि बंधु तिर्की तो कार्यकारी अध्यक्ष भी कांग्रेस में है और कांग्रेस की तमाम बैठकों में हिस्सा लेते हैं। स्पीकर के यहाँ शायद 1-2 मीटिंग में उन्होंने अटेंड भी किया है कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। तो वहाँ ये सारा नियम लागू नहीं होता, लेकिन बाबूलाल जी का इनको इतना डर है, इतना भय है, इतने भयभीत है बाबूलाल जी के आभा मंडल से कि उनको ये प्रतिपक्ष के नेता का पद नहीं देने के लिए फिर से इन्होंने विधानसभा में कार्रवाई शुरू कर दी 1 दिन के नोटिस पे। आज भी पहली कार्रवाई हुई, 9 तारीख को दूसरी याचिका पर सुनवाई है। तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 वर्ष पहले कहा था, आज स्पीकर का न्यायाधिकरण उसी ओर बढ़ता दिख रहा है और हम इसे डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं मानते। समरी लाल जी ने जो पिटीशन दाखिल किया था, भाजपा के जो विधायकों ने जो पिटीशन दाखिल किया था, उस पर क्या हुआ, उसको स्पीकर ने ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया, जबकि दोनों में लगभग समान रूप के आरोप थे। तो ऐसा उचित नहीं होता। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत होता है कि आपको सिर्फ जस्टिस नहीं करना चाहिए, आपको जस्टिस इस तरीके से करना चाहिए कि लोगों में विश्वास हो कि आपने न्याय किया। ये हम आज देखने को हमें नहीं मिल रहा। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की हालांकि सदस्यता चली गई, लेकिन सदस्यता के अतिरिक्त उन्होंने जो सुविधाएं ली थी बतौर विधायक के, उन पर भी प्रश्न चिन्ह है। तो बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के मामले में ये पूरा मामला जो है गो स्लो की नीति पे चला जाता है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी के मामले को सुपरफास्ट करके कहीं ना कहीं ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व यह सिद्ध कर रहा है, यह दिखा रहा है कि उनको बाबूलाल जी का इतना भय सता रहा है, आने वाले समय का इतना भय सता रहा है कि वो किसी हद तक जा सकते हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न? जी, कौन सी घटना की बात कर? 2000 बैच की आईएएस पूजा सिंघल आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का पहले इनका प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज जो कार्रवाई की वो पार्टी के विषय से इतर है। वो एजेंसीज के काम करने का अपना नतीजा है, अपना तरीका होता है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन इतना तो हमारा मूल मंत्र जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। और हम ये भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले और भ्रष्टाचार में सहायता करने वाले लोगों के समर्थन में जो लोग सामने आते हैं और जो दल सामने आता है, दल से मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर इनकी दोहरी नीति किस तरीके से है। तो हमारे यहाँ स्वतंत्र रहती हैं एजेंसियाँ, सीबीआई स्वतंत्र है, एनआईए स्वतंत्र है, ईडी स्वतंत्र है। इनका काम करने का अपना तरीका होता है। इनके फाइनल आउटकम को देखना चाहिए कि इनको अंत में क्या मिलता है, उसके बाद कोई विस्तृत प्रतिक्रिया देना उचित होगा। लेकिन इतना हम जरूर मानते हैं कि भ्रष्टाचार पर जो हमारी पार्टी का फिलॉसफी है नो टॉलरेंस का, उसके तहत हम हमेशा कार्य करते रहेंगे और करप्शन पर कोई हमारा समझौता नहीं होगा। जहाँ तक कांग्रेस का आरोप लगाने का बात है कि हम अपनी एजेंसीज को दुरुपयोग करते हैं, राजभवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये कौन सी पार्टी के लोग कह रहे हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा बार धारा 356 का प्रयोग करके चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया हो। आज वो राजभवन को अगर राजनीति का अड्डा बता रहे हैं तो उन्हें शर्म आना चाहिए। और जिन्होंने हमारे नेताओं के ऊपर राम जन्मभूमि मामले में सीबीआई इंक्वायरी की थी, उस समय हमारे किसी नेता ने तो ये नहीं कहा था कि हमें सीबीआई पे भरोसा नहीं है, राज्य सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है इसका दुरुपयोग कर रही है। और जहाँ तक ईडी की बात है तो गुजरात सूरत में बीजेपी के एक सीनियर लीडर थे, उनकी गड़बड़ी करते हुए ईडी ने उनको छापा मार के गिरफ्तार किया था, पार्टी ने दूसरे दिन उनको निष्कासित कर दिया।
तो हमारे यहाँ एजेंसीज कांग्रेस के सरकार की तरह नहीं होती, वो निष्पक्ष होती हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। वर्तमान में कई संवैधानिक पद पर अभी भी पूजा सिंघल है, ऐसे में एक IAS अधिकारी जिस तरह से तो सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि पूजा सिंघल पहले से CM हेमंत सोरेन की नजदीकी है। देखिए यहाँ सवाल से पूजा सिंघल का नहीं, वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, वो प्रशासनिक पद पर है। और किसी प्रशासनिक पद पे अगर सरकार इस तरीके की नियुक्तियाँ करती है तो सरकार की क्या मनोवृत्ति है, क्या मानसिकता है, क्या कार्य करने की शैली है, इस पर किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये तो वही सरकार है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी माइनिंग मंत्री के लिहाज से खुद माइनिंग लीज ले लेते हैं, और जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कोरोना वॉरियर्स की राशि को, अपने ही विभाग की राशि को खुद डकारने की कोशिश करते हैं, अपने माली सहायक पता नहीं किन किन लोगों को उपकृत करते हैं, जैसे कोई जिम्मेदारी का शासन हो। ये वही सरकार है जहाँ मिथिलेश ठाकुर कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करते हैं, मंत्री का भी काम करते हैं। ये वही सरकार है जहाँ आलमगीर आलम साहब मंत्री रहते हुए ठेका पट्टी की सेटिंग करते हैं और ईडी इंक्वायरी को फेस करते हैं। ये वही सरकार है जिसके विधायक ग्रैंड माइनिंग में डायरेक्टर भी हैं और विधायक भी हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तो क्या। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पूजा सिंघल जी 2 विभागों की सचिव हैं, तो दोनों विभाग मुख्यमंत्री के मार्ग हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वो अनजान रहे होंगे कि क्या चल रहा है? देखिए मुझे लगता है आप समय आने दें, सारे प्रश्नों का आपको उत्तर हो जाएगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, एजेंसीज के कार्य क्षेत्र से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। उसके तहत जो भी हमारी केंद्र की सरकार है वो कार्य करती है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in